राजपूत केस की सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई साजिश की एक एक कड़ी को जोड़कर सुशांत के कातिल को ढूंढने में लगी है। सुशांत के घर में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, जिससे सुशांत के कातिल तक पहुंचा जा सके। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम सुशांत के उस फ्लैट में भी पहुंची जहां उनकी मौत हुई थी। इस दौरान सीबीआई की टीम के साथ सुशांत के फ्लैट में रहने वाले दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का कुक नीरज भी मौजूद था। सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी और रसोइये नीरज से कड़े सवाल किए। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने बिल्डिंग के गार्ड से भी सवाल किए। साथ ही चाबी वाला जिसने सुशांत के घर का ताला तोड़ा था, उससे पूछताछ की। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के अधिकारियों को लेकर सुशांत के घर पहुंची और सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टर से सवाल किए। हालांकि पोस्टमार्टम में हुई गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल के डॉक्टर से संतुष्ट नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम जारी है। रिपब्लिक भारत ने सुशांत के कत्ल को लेकर कई खुलासे किए। अब सुशांत सिंह के पड़ोसी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुशांत सिंह के पड़ोसी का कहना है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उस दिन उसके घर में कुछ तो गड़बड़ थी। सुशांत के पड़ोसी का कहना है कि उस रात यानी 14 जून को बत्ती जल्दी बंद कर दी गई थी। रात 10:30 या 11 बजे तक बत्ती बंद हो गई थी। सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, जबकि अक्सर देर रात तक और कभी-कभी 4 बजे तक बत्तियां जलती थीं। उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी। पड़ोसी ने खुलासा किया कि उस रात वहां कोई पार्टी नहीं हुई थी। उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जिस तरह सुशांत की पड़ोसी का कहना है कि उस रात सुशांत के घर की बत्तियां बहुत जल्द बंद हो गई थीं, ये केस पर नई रोशनी डाल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस में कई लोग संदेह के दायरे में हैं। इन्हीं में से एक है संदीप सिंह, जो खुद को सुशांत सिंह का सबसे करीबी दोस्त बताता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि संदीप को सुशांत के घर वाले न तो पहचानते हैं, न कभी उसका नाम सुना। एक दिन पहले रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था कि संदीप सिंह किस तरह सारी चीजें मैनेज कर रहा था। अब खबर है कि संदीप सिंह के कब्जे में सुशांत का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी है, जो कई सवाल खड़े करता है। आखिर सुशांत की डॉक्यूमेंट से संदीप के पास कैसे पहुंचे, और यह भी कि क्या मुंबई में सुशांत का करीबी कोई और नहीं है। संदीप सिंह की बात गले नहीं उतरती, क्योंकि संदीप ने पहले एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि वो महीनों से सुशांत के संपर्क में नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का राज गहराता जा रहा है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के कमरे का लॉक खोलने वाले रफीक ने बड़ा खुलासा किया कि लॉक खुलने के तुरंत बाद उसे वहां से जाने को कहा गया। आपने दरवाजा खोला था? दरवाजा जैसी मतलब मेन चाबी का लॉक खोला। हाँ। और ऊपर हैंडल था। हाँ। हैंडल को बस जस्ट मैंने खाली ऐसा नीचे किया। हाँ। थोड़ा हल्का सा जैसे दरवाजा खुल गया तो उन्होंने कहा कि बस आपका काम स्टॉप कर दो और आपका टूल्स लो और जाओ आप। लेकिन बात यही नहीं रुकती। चाबी वाले ने यह भी खुलासा किया कि वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। चाबी वाले के मुताबिक उस वक्त वहां 3 से 4 लोग मौजूद थे। रफीक चाबी वाले का यह भी कहना है कि जब उन्हें फोन कर बुलाया गया तो उसने दरवाजे के लॉक की तस्वीर भेजने को कहा, लेकिन उन लोगों ने किसी और दरवाजे के लॉक की तस्वीर भेजी। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहले दिन मुंबई पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। मुंबई पुलिस ने 60 दिन तक एक एफआईआर दर्ज नहीं की और सुशांत के कत्ल को आत्महत्या कहकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। अब मामला सीबीआई के पास पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस घबरा गई है। अब मुंबई पुलिस सुशांत के कत्ल के सबूतों पर पानी फेरती नजर आ रही है। शनिवार को मुंबई पुलिस की टीम सुशांत के घर पहुंची। जब मीडिया ने सवाल दागे तो पुलिस ने पानी पीने की बात कही और वहां से निकल गई। पानी के लिए अच्छा। ऐसे में एक बार फिर मुंबई पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब केस सीबीआई के पास है तो सुशांत के घर क्यों पहुंचे मुंबई पुलिस? सवाल है कि सीबीआई और फॉरेंसिक टीम के सुशांत के घर पहुंचने से पहले मुंबई पुलिस क्या वहां से सबूत मिटाना चाहती थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हालात और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। खबरों के मुताबिक राफाल को जल्द एलएसी पर तैनात करने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं भारत और अमेरिका जल्द संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच एलएसी पर हालात और सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सजग है। राजनाथ सिंह लगातार सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
इसके अलावा सीमा पर तैनात जवानों की भी हौसला अफजाई की जा रही है। 2 दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नौसेना की तैयारियों पर पूरा भरोसा है। भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती का माकूल जवाब दे सकती है। यूपी एसटीएफ ने राशन की हेराफेरी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ की टीम ने 2 दुकानदार और 3 टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग वेइंग मशीन में एक चिप लगाकर राशन की 6% तक हेराफेरी करते थे। एसटीएफ की टीम ने एक व्यापारी को लखनऊ के नगराम से और दूसरे व्यापारी को बाराबंकी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये लोग रिमोट के जरिए वेइंग मशीन को ऑपरेट करते थे और जब किसानों का राशन तोला जाता था तो ये लोग 6 किलो कम तोलते थे। किसी को शक न हो इसके लिए पहले वजन को सही दिखाते थे। राशन रखते ही मशीन को रिमोट से कंट्रोल कर हेराफेरी करते थे। इतना ही नहीं, किसानों से अनाज लेते वक्त उसे कम वजन दिखाते थे। एसटीएफ की टीम ने 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन रिमोट के जरिए लगने वाली चिप बरामद की है। बिहार के राजधानी पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। गौरीचक थाना इलाके में 50 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। 7 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 आरोपियों को 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी फरार है। बताया जाता है कि एक महिला पटना से गौरीचक अपने गांव के लिए निकली थी, तभी कुछ युवक महिला को अपने साथ ले गए और फिर मौका देखकर गैंगरेप को अंजाम दिया। जिसके साथ घटना घटी है वो एक्यूज के गाँव के पड़ोस के गाँव की ही रहने वाली है। उनमें से कई एक्यूज को वो पहचानती भी है और कई एक्यूज उसको भी पहचानते हैं। और ये महिला पटना से अपने बयान में बताई कि पटना से ये जा रही थी गौरीचक। उस दौरान इनको कुछ लड़कों ने टेकअप किया था गौरीचक के आसपास और फिर इस तरह का अपराध इनके साथ किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं, जहां एक अधेड़ उम्र के शख्स की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इस शख्स को बिजली के खंभे पर बांधा गया है, गले में जूते और चप्पलों की माला पहनाई गई है। उसके बाद इसकी जमकर पिटाई की जा रही है। पिट रहा शख्स बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है। पिट रहे शख्स पर चोरी करने का आरोप है। चोरी के आरोप में लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। दूसरी तरफ पिट रहे शख्स का कहना है कि वो रात को अपने बेटे के साथ घर को जा रहा था। लोगों ने चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल इस शख्स को पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। वहीं कानून को हाथ में लेकर आरोपी की पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। ये तस्वीरें एमपी के धार की हैं। सड़क हो या घर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जगह जगह कॉलोनियों में पानी भर गया है। घर में पानी भरने से लोगों का खाने पीने का सामान डूब गया है। ये तस्वीरें शाजापुर की हैं। पार्वती नदी उफान पर है। देहरी घाट इलाके में 40 से 50 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। देवास इलाके में नदी में 30 से 40 जंगली जानवर नदी में बहकर आए हैं। ये तस्वीरें शिवपुरी की हैं, जहां 2 बाइक सवारों की जान बाल बाल बच पाई। 2 युवक बाइक से सैलाब के बहाव को पार कर रहे थे, तभी बह गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने दोनों की जान बचाई। दिल्ली में हुई आईएसआईएस के आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से पूरे यूपी में अलर्ट है। एटीएस लगातार छापेमारी कर रहा है। कल देर शाम यूपी से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के बलरामपुर और उतरौला में एटीएस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों का नाम मोबिन, फारूक और वसीम बताया जा रहा है। फिलहाल यूपी में लगातार छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के रिज रोड इलाके से दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आतंकवादी के पास से आईडी समेत कई हथियार बरामद हुए। आतंकी की पहचान अब्दुल यूसुफ के तौर पर हुई है। वो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। यूसुफ से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एटीएस ने छापेमारी करी है और आतंकवादी यूसुफ के साथियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने पाकिस्तान और चीन की बेतुकी बयानबाजी पर तीखा पलटवार किया है। पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की वार्ता के बाद जारी किए गए दोनों देशों के संयुक्त बयान को भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है
और उम्मीद है कि चीन और पाकिस्तान भारत के उन मामलों में दखल नहीं देंगे जो कि भारत के आंतरिक मसले हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से पीओके को लेकर भी चीन पर निशाना साधा गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत ने तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं पर दोनों देश चीन और पाकिस्तान को बार-बार अपनी चिंताओं से अवगत करवाया है, क्योंकि सीपीईसी भारत के उस भूभाग में है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये तस्वीरें पीओके की हैं, यानी कि भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन पाकिस्तान को अब यहाँ से अपना सामान जल्द समेटना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शन करने वाले सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रकट कर रहे हैं। लोगों में इतना आक्रोश है कि अब प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के झंडे तक को हटा रहे हैं। वावियाल में एक प्रदर्शनकारी ने भरे बाजार में पाकिस्तान के झंडे को नीचे उतार दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी सेना झंडा उतारने वाले व्यक्ति को घसीटते हुए ले गई। पीओके में पाकिस्तान की ऐसी बर्बरता आम बात है, लेकिन पीओके के लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और अब वो दिन दूर नहीं है जो पाकिस्तान को पीओके से अपना सामान समेटना ही होगा। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए नई चाल चली है। पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकी समूहों और हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने कबूला है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान को 2019 के अंत तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना लागू करने के लिए कहा था। अब पाकिस्तान सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए 2 सूचनाएं जारी की हैं। तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मेडचल मलकजगिरी में वायुसेना अकेडमी के पास एक केमिकल फैक्ट्री में इस वक्त भगदड़ मच गई जब फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से फैक्ट्री धू कर जलने लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के आसपास की तमाम बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, आग इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां मौके पर आईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लग जाने से फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हरियाणा के सोहना की हैं, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि देर शाम करीब 9 बजे फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया। स्थानीय लोगों को जानकारी मिली तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए तो वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया। घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं है। 2 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं। अभी हम यहाँ पे मौके पे सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। घटना पर प्रदेश सरकार की भी नजर बनी हुई है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर बताया कि सोना रोड पर इस एलिवेटेड कॉरिडोर का एक स्लैब गिर गया। 2 लोग जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं हादसे की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है और फ्लाईओवर बना रही कंपनी ओएससी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें तमाम जरूरी कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के बाद हरियाणा में भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज पूरे हरियाणा में जरूरी सामान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। लोगों को आने जाने पर भी प्रतिबंध रहने वाला है। इस दौरान सभी दफ्तर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए छूट भी है जिसमें आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो वहीं यूपी में किसानों को लेकर योगी सरकार ने राहत दी है। आज जरूरी सामानों के साथ ही उत्तर प्रदेश में किसानों के जरूरत के सामान की दुकानें भी खुली रहेंगी। सरकार के आदेश के मुताबिक बीज और कीटनाशक के साथ ही कृषि से संबंधित थोक और रिटेल की दुकानों को रविवार को भी खोलने का आदेश जारी किया गया है।